ओके क्या? नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे सच में पढ़ाई कर रहे हो क्या, है ना? और अगर नहीं कर रहे ना तो करना चालू कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया। 2 महीने बाद स्कूल खुल जाएंगे, फिर आपका कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलेंगी, आपको यहाँ भी पढ़ना है, स्कूल में भी पढ़ना है, टाइम नहीं मिलेगा, है ना? और अगर आप पहले से पढ़ के रखोगे तो क्या बेनिफिट होगा, तो आपको एक सबसे अच्छा लाभ क्या होगा कि आप और स्टूडेंट से क्या हो जाओगे, थोड़े से आगे निकल जाओगे। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि 2 महीने जो बच्चे खेल रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, टाइम पास कर रहे होंगे, आप क्या कर पाओगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। तो ये आपके लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को, और आज देखते हैं कि हमारा जो पहली इकाई है, पहली यूनिट है, उसमें हमें क्या देखना है। अभी तक हम क्या देख चुके हैं, अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि जो भौतिक भूगोल है उसकी प्रकृति कैसी है, उसके विषय क्षेत्र क्या है, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो भौतिक भूगोल की अगर हम बात करते हैं, या हम भूगोल की ही बात कर लेते हैं कि भूगोल को कोई कह रहा है कि एक वैज्ञानिक विषय है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि कोई चीज क्यों है इस पृथ्वी पर, कैसे वातावरण है, क्या है। तो कहीं ना कहीं जब हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो हम कहते हैं कि भूगोल जो है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विषय है। क्या है? एक वैज्ञानिक विषय है। दूसरी चीज, जब हम कहते हैं कि भूगोल क्या है, एक सामाजिक विषय है या सामाजिक भूगोल की बात करते हैं, तब हम बात क्या कर रहे होते हैं, समाज की, पॉपुलेशन की, या हम कहें जनसंख्या की। जनसंख्या किस क्षेत्र में निवास कर रही है, जनसंख्या की जो वितरण है वो कैसा है, जनसंख्या का जो वृद्धि है वो कैसी है, साक्षरता क्या है, स्वास्थ्य क्या है, लिंगानुपात क्या है, साथ ही उनकी आवास व्यवस्था, उनके रहने का वो परिवेश, उन सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तब हम कहते हैं कि भूगोल क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है या सामाजिक विषय है। तो ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, अब आगे क्या देखना है, तो चले स्टार्ट करें। देखो यहां तक बच्चों हम देख चुके हैं एक विषय के रूप में क्या है, 4 तत्व हम देख चुके हैं। और हम क्या देख रहे थे, आज हमें क्या देखने हैं कि भूगोल के जो 4 तत्व हैं उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो स्थल मंडल की बात हम कल कर चुके थे। बेसिकली स्थल मंडल की अगर बात करें तो जो पृथ्वी का धरातल है उस पर जो आकृतियां दिखाई दे रही है, उस स्थल का निर्माण कैसे हुआ, और वो स्थल है कहाँ, तो पृथ्वी का भाग है। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जिसे कहते हैं हम क्रस्ट या भूपर्पटी, उसी पर तो हम निवास कर रहे हैं। हमने घर कहाँ बनाए, भूपर्पटी पर। खेती कहाँ कर रहे हैं, भूपर्पटी पर। फसलें कहाँ उगाएंगे, भूपर्पटी पर। फैक्ट्रियां कहाँ लगाएंगे, इसी भूपर्पटी पर। कहीं आसमान में रह रहे क्या, नहीं रह रहे ना, स्थल भाग पर ही रह रहे। तो स्थल भाग का जो स्वरूप है और उस पर पाई जाने वाली जो जो स्थलाकृतियां हैं उन सभी का अध्ययन हमें कहाँ करना है, तो स्थल मंडल में हम उनको शामिल करते हैं। और उसी के अंतर्गत हमें क्या करना है, उन सारी चीजों का अध्ययन करना है। दूसरी बात क्या आ गई थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति। अब पृथ्वी कैसे बन गई, कैसे इतनी बड़ी पृथ्वी अचानक से बन गई, क्या कि एक रात में एक चुटकी बजाई या कोई जीन आया था उसने पृथ्वी का निर्माण कर दिया? नहीं, अगर पृथ्वी बनी और पृथ्वी के साथ ही और भी ग्रह तो बने। हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, सौर मंडल में ग्रह कैसे बने, उपग्रह कैसे बने, क्षुद्र गैस कैसे बने, धूमकेतु क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप 10वीं कक्षा में पहले पार्ट में पढ़ चुके होंगे। पढ़ाई की नहीं, याद है कि नहीं, ये बताओ, नहीं है? अगर नहीं हो ना तो दोबारा अपनी बुक खोल के देख लेना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी कैसे बनी, ये हम कल देख चुके हैं। और क्या देखा है हमने, और उच्चावच, जितने भी क्या है स्थलाकृतियां हैं, ऊंची नीची जो भूमि है उसके बारे में। उच्चावच का सीधा सा मतलब है कि अगर मैं बोल दूं कि ये पूरा सरफेस है, ये पूरा क्या है, धरातल है, तो इस धरातल पर जो भी आकृतियां हैं, कहीं पर आपको खड्डे मिलेंगे, कहीं पर आपको खाइयां मिलेंगी, कहीं आपको दर्रे मिल रहे हैं, कहीं आपको पहाड़ियां मिल रही हैं, कहीं घाटियां मिल रही हैं, कहीं पर्वत मिल रहे हैं, कहीं मैदान मिल रहे हैं, कहीं पठार मिल रहे हैं। तो आपको जो इतने सारे ऊंची नीची एरियाज जो मिल रहे हैं, ऊंचे नीचे क्षेत्र जो मिल रहे हैं, उन्हीं को कहेंगे आप उच्चावच, है ना? कहीं ढलान वाला क्षेत्र मिल रहा है, कहीं एकदम फ्लैट या हम कहें समतल भूमि मिल रही है, तो ये है क्या, ये उच्चावच है। क्योंकि हम अगर पूरी हमारी जो धरती है ना, धरातल है, अगर हम उसको देखते हैं ना तो हमें वो एक जैसा दिखाई नहीं देता है। कुछ दूरी आप चलेंगे तो आपको या तो गहराई दिखाई देगी या ऊंचाई दिखाई देगी। अगर आप थोड़े से कैसे बैकवर्ड एरिया, या मैं कहूँ कि आप कैसे जंगली एरिया में चले गए तो वहां भी आपको उबड़ खाबड़ भूमि दिखाई देगी। पहाड़ी एरिया में चले गए तो कहीं आपको ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, कहीं समतल भूमि मिल रही है, कहीं छोटी पहाड़ियां मिल रही है। तो सब ये उच्चावच ही है। और क्या है, ढाल,
पहाड़ी क्षेत्र है या हम कहें कि पठारी क्षेत्र है, घाटियां हैं, तब वहां हमें ढाल भी मिलती है कि नहीं? और क्या इनकी संरचना, तो संरचना जो हमारा धरातल है पृथ्वी का, उसकी संरचना कैसे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम किस में पढ़ रहे हैं, संरचना में ही तो देख रहे हैं। और क्या देखेंगे, प्रक्रम, कि किस क्रम के हैं, पर्वत द्वितीय क्रम के हैं, पठार मैदान तृतीय क्रम के जो उच्चावच हैं, तो इनके बारे में भी हमें कहाँ देखना है, स्थल मंडल विवर्तनिक घटनाएं, जो पृथ्वी के जो परतें हैं उनके नीचे जो प्लेट्स हैं, हम कहें कि 7 बड़ी प्लेट्स हैं पृथ्वी के नीचे, जिन पर क्या है, महाद्वीप और महासागर क्या है, फैले हुए हैं। और कहें कि अगर 100, लगभग 100 कैसी हैं, छोटी प्लेट्स हैं, लगभग 100 कैसी है, छोटी प्लेट्स है, जिनसे मिलकर क्या है, पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो कुछ बड़ी प्लेट्स, कुछ छोटी प्लेट्स, तो ये भी देखेंगे। और क्या होता है, विवर्तनिक शक्तियां, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आ गया, भूकंप फट गया, तो ये कैसे आए, सॉरी, ज्वालामुखी फटा, भूकंप आए, तो ये कैसे उत्पन्न हो रहे, तो ये विवर्तनिक घटनाएं हैं, जो कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो निचला धरातल है, ये आंतरिक भाग है, उसमें होने वाली हलचल का परिणाम होती है, जैसे ज्वालामुखी और भूकंप। अच्छा, मैं आपसे अगर एक प्रश्न करूं कि ज्वालामुखी कहां से आ जाते हैं, है ना, अचानक से धरती फट गई और बहुत सारे, या तो राख निकल रही है, या लावा निकल रहा है, या गर्म पानी निकल रहा है, या फिर हमको एकदम से पत्थर चट्टानों के टुकड़े निकल रहे हैं, तो ये कैसे निकल रहे हैं, मतलब कि पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उपस्थित है। अब जो चीज है ही नहीं वो बाहर कैसे आएगी, वो पृथ्वी तल को तोड़कर बाहर कैसे आएगी, और अगर बाहर आ रही है तो हर जगह से ज्वालामुखी क्यों नहीं फूट रहे, हर कुछ विशेष क्षेत्रों में ही ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, हमारे भारत में क्यों नहीं फट रहे, भारत में भी ज्वालामुखी है, कहां पर मिलेंगे, लेकिन अंडमान निकोबार में, तो वो भी बात करेंगे। अनाच्छादन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब चट्टानों का क्या होता है, क्षरण होता है, वे क्या होती, कमजोर होकर टूटती हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं, अनाच्छादन कहते हैं। दूसरी बात जो आज हमें करनी है वो है जलमंडल, क्योंकि ये चीजें मैं आपको, हमारे जो पिछला लेक्चर था, पिछली क्लास थी, उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ हमें क्या देखना है, जलमंडल। अब जलमंडल की बात करें तो जो जलीय भाग है, सीधी सी बात है, वो पूरा जलमंडल। अब जलमंडल में सबसे मुख्य क्या होते हैं, एक तो सागर होते हैं, है ना, सागर होते हैं, महासागर होते हैं। अब जो सागर या महासागरों की बात करें तो जैसा हमारी पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी कि धरातल पे, भूमि वाले क्षेत्र में जैसी हमें स्थलाकृतियां मिल रही है, लगभग वैसी ही स्थलाकृतियां, वैसी ही हम कहें कि संरचनाएं हमें कहाँ मिलेंगी, सागर तल के नीचे मिलेंगी। यानी कि अगर हम समंदर के अंदर चले जाए, महासागरों के अंदर चले जाए, तब हमें कुछ ऐसी ही जो संरचनाएं हमें पृथ्वी पर, या पृथ्वी नहीं कहें, हम कहें कि भूमि वाले क्षेत्र पर स्थल मंडल में मिल रही हैं, लगभग वैसी संरचनाएं हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, जलमंडल में। तो सागरीय या महासागरीय उच्चावच, बिल्कुल जैसे पर्वत पठार कहाँ मिल रहे हैं, हमें भूमि क्षेत्र पर मिल रहे हैं, स्थल मंडल में मिल रहे हैं, लगभग वैसे, और उसने उससे भी बड़े बड़े पर्वत पठार कहाँ मिलेंगे हमें, सागरीय क्षेत्र में। क्यों मिलेंगे, क्योंकि जो जब पृथ्वी बन रही थी, पृथ्वी की जो संरचना थी, लगभग पृथ्वी, कहीं पर्वत बन गए, तो ये जो पर्वत अगर हमें भूमि भाग पर मिल रहे, स्थल भाग पर मिल रहे, तो वैसी ही गतिविधियां कहाँ हुई होंगी, जलमंडल में हुई होंगी। वहां भी नए पर्वत बन रहे हैं, पठार बन रहे हैं, पर्वत टूट रहे हैं, चट्टाने टूट रही हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, ज्वारीय तरंगे उठ रही हैं, तो ये सारी चीजें लगभग लगातार चलती रहती हैं। पृथ्वी अपने आप को क्या करके रखती है, बैलेंस करके रखती है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा पृथ्वी पर कि कहीं से हवा गायब हो गई, है ना, कहीं से पूरी तरह जल गायब हो गया, एक कोने में पहुंच गया, तो आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा। पृथ्वी हमेशा अपने आप को क्या करती है, बैलेंस बना के रखती है। जैसे अगर आप देखते हो कि महासागरों से पानी क्या भाप बनकर उड़ा, पहुंचा कहाँ, आसमान में, है ना, बादलों में पहुंचा, बादलों में क्या हुआ, उसका संघनन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, जब संघनित होके क्या हुआ, वही बादलों में जल जल के कण पास पास आ जाते हैं, तब वो क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, और वही जब जल कण पास आ जाएंगे, जो अभी भाप के रूप में थे यानी कि गैस के फॉर्म में थे, वो क्या हो जाएंगे, पास पास आकर जल में बदल जाएंगे, जल में परिवर्तित हो जाएंगे, और वर्षा के रूप में कहाँ गिरेंगे, धरातल पर गिरेंगे। तो कहीं ना कहीं एक चक्र चल रहा है, पूरा एक साइकिल चल रही है।
तो ये सारी चीजें। फिर निक्षेप क्या होते हैं? निक्षेप का सीधा सा मतलब है जो बचा खुचा जो कचरा होता है ना, या जैसे हम कह दें कि कोई पर्वत पठार है या कोई चट्टाने हैं, तो उनके जो टूटे फूटे टुकड़े जो वेस्ट मटेरियल है, या हम कहें जो कचरा है, कचरा ही कह दो, है ना, जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएंगे, उनके निक्षेप हो जाएंगे। और क्या कह सकते हैं कि उनके क्या हो जाएंगे, उनके अवशेष भी हम कह सकते हैं। चट्टानों के अवशेष हो जाएंगे, पर्वत है, कोई हम कहें कि जैसे मूंगे की चट्टाने हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो सागरीय जल में देखने को मिलती हैं मूंगे की चट्टाने, या जिन्हें हम कहते हैं प्रवाल भित्तियां। दूसरा आता है लवणता। तो सागर में क्या मिलता है? अच्छा, मैं आपसे कहूं कि समंदर का जल खारा क्यों होता है? समंदर का जल खारा क्यों होता है? और लवणता क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि लवणता क्या है। लवणता सीधा सा है कि जो सागर का जल है उसमें जितने भी लवण घुले हुए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, तो ये जो लवण घुले हुए हैं इनकी वजह से सागर का जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है बहुत ज्यादा। अगर हम बोले कि सबसे ज्यादा जो खारापन है किस सागर में है या किस सागरीय क्षेत्र में, तो हम कहेंगे मृत सागर में। किस में है? मृत सागर में। और ये लवणता निकालते कैसे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि कितने ml जल लेंगे और उसमें कितने ग्राम क्या होगी, लवणता होगी। या हम कहें कि 1 लीटर जैसे हमने जल लिया, तो उसमें अगर कितने 300 ग्राम अगर हम उस जल को सुखा दे, तब उसमें अगर 300 ग्राम क्या निकल रहा है, नमक निकल रहा है, लवण निकल रहे हैं, तब हम कहेंगे कि उसकी लवणता कितनी है, 33% है। और ये लवणता हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो ये मिलती है मृत सागर में। कहाँ मिलती है? मृत सागर, या जिसे कहते हैं डेड सी। सबसे ज्यादा लवणता, अगर आप यहाँ पर मतलब इतनी ज्यादा लवणता रहेगी इस सागर में कि अगर आप इस पानी में डूबोगे ना, तो मतलब तैरने जाओगे ना, तो आप डूबोगे ही नहीं, इतनी ज्यादा लवणता है। लवणता की वजह से क्या हो जाएगा, घनत्व कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आप इस पानी में क्या होगे, डूबोगे नहीं। ठीक है, और क्या होगा, धारा। अब जैसे हम हवा देखते हैं ना, हवा हवा बह रही है, ऐसे ही पानी भी बहता है। तो पानी जो है, जैसे हम नदियों में लहरें देखते हैं, लहरें ही क्या हो रही हैं, यही तो धारा है, जो पानी की लहरें। अब अगर हम कहें कि जल मंडल में, तो नदियों में लहरें आती, लेकिन जब हम सागर की बात करते हैं, महासागर ओशियंस की बात करते हैं, तब बच्चों क्या होता है पता है? जैसे हम नदियां देखते हैं, नदियां, है ना, कई किलोमीटर में नदियां बहती हैं, कई किलोमीटर उनकी मोटाई होती है, कई किलोमीटर उनकी लंबाई होती है, तो इतनी मोटी मोटी लहरें जो समंदर के ऊपर पानी की चल रही हैं, तो जो धाराएं होती है ना, महासागरीय धाराएं, वो होती क्या है, समंदर पे या महासागरों पर बहने वाली नदियां होती हैं। यानी कि समंदर के अगर हम कुछ एक किलोमीटर नीचे जाए ना पानी के, तो वहां पानी एकदम शांत होगा। समंदर के जो ऊपरी भाग होगा कुछ किलोमीटर का, सिर्फ वही पानी क्या होता है, लहरें लेकर आता है। तो जो लहरों के रूप में पानी बह रहा है, वो महासागर या सागरों पर बहने वाली क्या होती है, नदियां होती हैं। और इन नदियों को ही क्या कह रहे हैं, इन्हीं इन्हीं को क्या कह रहे हैं हम, धाराएं या जलधाराएं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जलधाराएं। तो क्या इतनी बात समझ आई? चलिए अब आगे। और क्या देखना है भैया, तापमान। तापमान देखना है स्थल मंडल का। तो तापमान में क्या, तापमान क्यों देखना है, तापमान क्यों देखना है? अब तापमान इसीलिए देखना है कि आप लोगों ने अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, है ना, कहीं सुना हो, तो पानी और स्थल में एक मतलब गहरा कनेक्शन है, यहाँ का एक डिफरेंस, एक अंतर है ना। सबसे ज्यादा क्या, कि पानी जो है वो क्या होता है, देर से गर्म और देर से ठंडा। पानी जो होगा वो बहुत देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। जबकि जो स्थल भाग है, जो भूमि वाला क्षेत्र है, स्थलीय भाग है, धरातल है, वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ क्या देखना है, तापमान भी देखना है, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा, तापमान पर जो सागरीय जल है या महासागरीय जल है, उसका जो तापमान है, अगर उसमें अंतर आता है, तो वहां के जो जीव हैं वो प्रभावित होंगे, और साथ में जो जलवायु है वो भी प्रभावित होती है। और क्या देखना है, ज्वार भाटा। अब जैसे आप लोगों ने देखा हो, है ना, अगर कोई गया हो समंदर किनारे, मूवीज में तो देखा ही होगा, जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, है ना,
तो जब समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, लगभग हर 12 घंटे बाद क्या होती है, ज्वार भाटा आता है। हर 12 घंटे बाद ज्वार आएगा, उसके लगभग मतलब 12 घंटे में क्या होता है, ज्वार भाटा आते रहते हैं। तो जो ज्वार होता है, ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है, जब सागर का जल है ना, जब सागर की लहरें क्या हो, आगे की ओर बढ़े, बहुत तेजी से क्या हो, सागरीय जल आगे की ओर आए, कहाँ, स्थल भाग की ओर, या हम कहें कि समुन्दर के किनारे की तरफ जो सागर का जल बढ़े बहुत तेजी से और ऊपर उठे, है ना, जब आगे बढ़ेगा पानी और एकदम जब टकराएगा तो वो ऊपर की तरफ उठेगा, तब हम उसे कहेंगे ज्वार। और यही पानी जब लहर के रूप में आगे टकराया और थोड़ा कमजोर हो गया, इसका प्रेशर कम हो गया, इसका जो हम कहेंगे दबाव कम हो गया, या इसमें जो बल है, ताकत है, वो कम हो गई, और जब वो पानी पीछे की ओर आएगा तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं भाटा। तो ज्वार भाटा ये भी हमें देखना है, लेकिन ये आते क्यों हैं, क्या कारण है। और प्रवाल भित्तियां मिलती कहाँ है, ये भी हमें कहाँ मिलेंगी, जलीय क्षेत्र में, यानी कि जल मंडल का ही भाग है। स्थल पर देखा है कभी मूंगे की चट्टानें मिल रही हैं, नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलती है, क्या कारण है कि सिर्फ स्थलीय भाग सागरीय भाग में ये मिल रही है, यानी कि ये सिर्फ जल मंडल में मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है स्थल मंडल में, कुछ तो कारण होगा। और ये है क्या भैया, ये कौन सी भित्तियां है, भित्ति का मतलब क्या है, सीधा सा दीवार, तो ऐसी कौन सी दीवार बन गई है समुद्र में और क्यों बन गई है। तो ये भी जो प्रवाल भित्तियां ये क्या होती हैं, ये भी जीवों से बनी होती हैं, कुछ जीवों के जो अवशेष है, जब वो एकत्रित होते जाते हैं एक ही स्थान पर और चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, तब वो क्या कहलाती है, प्रवाल भित्तियां। और क्या देखना है, सागरीय संसाधन। अगर मैं आपसे कहूं कि जितने भी संसाधन आप भूमि पर देख रहे हैं, पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं पूरे विश्व के, उनके पास जितना भी सोना चांदी तांबा जितने भी संसाधन हैं, है ना, जितने भी संसाधन हैं, उनका सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं कि भाग कहाँ है, समंदर के नीचे, तो क्या विश्वास करोगे, सबसे ज्यादा अगर आप देखो कि सबसे ज्यादा संसाधन, खनिज, पेट्रोलियम, तो वो आपको कहाँ मिलेगा पता है, जल मंडल में, यानी कि जो महासागर है, जो सागरीय क्षेत्र है, उनमें मिलेगा। सबसे ज्यादा संपदा आपको कहाँ मिल रही है, महासागरीय क्षेत्र में। और ऐसे भी अगर हम महासागरों की बात करें, जल क्षेत्र की बात करें, तो लगभग 71% जो है वो जल क्षेत्र कवर करता है, किसके, पृथ्वी के कुल 71% भागों को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और आगे देखें, अब आता है वायुमंडल। तो ये तो हमने अभी क्या लिया, एक ऊपर ऊपर से हमने देखा कि हाँ यार हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, लेकिन इसके जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब मजा आएगा कि आखिर ये सारी चीजें है क्या। तो चले जरा वायुमंडल की तरफ। अब देखो भैया वायुमंडल क्या कह रहा है, भैया कौन कौन से तत्व या फिर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें वायुमंडल में पढ़नी है। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना की बात करें अगर, तो संरचना का मतलब, अब वायुमंडल कुछ दिखाई तो देता नहीं है, दिखाई देता है क्या, सिर्फ क्या होती है, उसका अगर गहन अध्ययन किया जाए तो उसमें मिलती है परतें, वायुमंडल में क्या मिलती हैं, परतें मिलती हैं। और ये परतें क्या होती है, गैसों की परतें होती हैं, गैसों का मिश्रण होता है, उनकी परतें होती हैं। और इनके आधार पर वायुमंडल की अलग अलग परतों के आधार पर पूरी वायुमंडल की संरचना को पढ़ा जाता है कि ये परत यहाँ है, ये परत यहाँ है, इस परत में बादल कड़क रहे हैं, बादल, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, एक कोई परत होगी जिसमें वायु आन उड़ेंगे, एक कोई परत होगी जहां विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी। तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखना है कि वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल बना कैसे, किन किन गैसों से मिलकर बना हुआ है, किन गैसों की सांद्रता सबसे ज्यादा है, यानी कि कौन सी गैसें सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, वहां पर उपस्थित है। साथ ही संगठन, संरचना और संगठन मतलब, संगठन का सीधा सीधा मतलब कि किन किन चीजों से मिलकर बना है, और संरचना की कैसे बनाओ, कौन कौन सी परतें मिल रही हैं, कहाँ पर वायुमंडल की सघनता ज्यादा है, कहाँ वायुमंडल की अगर हम कहें कि परतों की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, कहाँ पर जो वायुमंडल की परतें हैं उनकी सघनता कम हो जाती है, कैसे वायुमंडल जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है, उससे रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है, या हम कहें परावर्तित होके कैसे जा रहा है, कितने प्रतिशत सूर्य प्रकाश को वायुमंडल क्या कर पा रहा है, ग्रहण कर पा रहा है, सोख पा रहा है। तो ये सारी चीजें भी हमें कहाँ देखनी है, वायुमंडल में। और मौसम,
वायुमंडल के बिना मौसम की कल्पना कर सकते हो, जलवायु की कर सकते हो? नहीं कर सकते। पता है क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने पूरी पृथ्वी से वायुमंडल को गायब कर दिया, हवा बिल्कुल ही गायब हो गई, तो मौसम कहाँ से आएंगे, जलवायु कहाँ से आएगी, कैसे? अब जलवायु देखो, कोई ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैं और आप कोई ह्यूमन है, जलवायु हमें दिखाई दे रही है कि पकड़ के ले आए, हाथ पकड़ के, चलो चलो जलवायु तुम्हें यहाँ जाना है, चलो मौसम तुम्हारा समय आ गया। ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो मौसम और जलवायु कहीं ना कहीं ये भी क्या है, ये वायुमंडल में जो होने वाली गतिविधियां हैं उनका परिणाम है। किसका? वायुमंडल में होने वाली गतिविधियों का क्या है, ये परिणाम है। और क्या है? आर्द्रता के प्रकार। आर्द्रता कैसी होती है? सापेक्ष आर्द्रता होती है, निरपेक्ष आर्द्रता होती है। अब आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता की अगर मैं बात करूं तो आर्द्रता क्या होती है, जब हम बात करते हैं कि जो मौसम है ना, जो हमारे आसपास का मौसम है, जो हवा है, तो उस हवा में नमी की मात्रा कितनी है। अब ये नमी क्या है? तो हवा में जब जलवाष्प के कण घुले रहते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे भी हवा में जाएंगे तो थोड़ी बहुत नमी तो होगी होगी, नमी तो होगी ही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पानी है वो भाप बनकर हवा के साथ उड़ ही रहा है, तो नमी होगी। तो पानी में जो, अगर मैं कहूं कि जो हवा है ना, वायु में जलवाष्प की जो मात्रा होगी, जलवाष्प जितनी घुली होगी, वही क्या होती है, आर्द्रता होती है। क्या होती है? आर्द्रता होती है। ठीक है, क्लियर? तो ये हमें कहाँ देखना है, वायुमंडल में देखना है। अब आगे देखते हैं कहाँ, संघनन क्या होता है। संघनन का, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम जलमंडल की बात कर रहे थे, तो जलमंडल से हम कहाँ आ गए, वायुमंडल में आ गए। अब अगर बात करें हम कि संघनन क्या होता है, संघनन का सीधा सा मतलब होता है, संघनन से एक शब्द निकल कर आ रहा है, सघन। निकल कर आ रहा है कि नहीं, सघन शब्द निकल कर आ रहा है। और संघनन का सीधा सा मतलब है, जैसे मैं कहूं कि एक बहुत बड़ा पानी का क्षेत्र है, हमने क्या मान लिया, महासागर मान लिया। क्या मान लिया? महासागर मान लिया। चलो, है ना, क्या मान लिया हमने, महासागर मान लिया। जैसे मैं कहूं कि ये क्या है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ये एक महासागर है, यह सागर है, बड़ा सा समंदर है। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो सूर्य चमक रहा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा होगा भैया, सूरज चमक रहा होगा, है ना। डायग्राम पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये क्या है, सूर्य है। अब सूर्य चमक रहा है, अब सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, पानी पर पड़ रही है। अब देखो, अब जब ये सूरज की रोशनी पानी पर पड़ रही है, तो क्या होगा, पानी गर्म होगा, होगा कि नहीं, पानी गर्म होगा। अब पानी गर्म होगा तो क्या होगा, पानी जब गर्म होगा, या हम कहें कोई भी द्रव जब गर्म किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो वाष्प के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो जल था, लेकिन जब क्या हुआ, जब सूरज की रोशनी पड़ी, तब क्या होने लगा, ये पानी गर्म होने लगा, और ये क्या होने लगा, भाप के रूप में क्या हो गया, भाप के रूप में उड़ गया। भाप के रूप में उड़ा, कहाँ उड़ा, क्योंकि हवा भी तो होगी ना साथ में, हवा भी बह रही होगी। अब ये पानी जब गर्म होके भाप के रूप में कहाँ पहुंचा, ऊपर भैया बादलों में पहुंचा, है ना। क्या पहुंचा, बादलों में पहुंच गया। ठीक, क्या हो गए ये बादल हो गए। कहाँ पहुंच गया, बादलों में पहुंच गया। थोड़े से कलर चेंज कर लें क्या बादलों का, चलो चलो, बादल। अब क्या हुआ, बादल बन गए। भाप से जो पानी भाप बनकर उड़ा था, वो जब आसमान में, है ना, पृथ्वी तल से ऊपर जब गया, तब वो क्या होने लगा, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, उसने बादलों का निर्माण कर लिया। अब जब बादलों का निर्माण, बादल बन गए, है ना, भाप जो पानी भाप बनकर कहाँ पहुंचा, बादलों में पहुंचा, तो वो क्या हो गया, अब क्या होगा धीरे धीरे। अब क्योंकि यहाँ पर तो गर्माहट थी, तो यहाँ से उड़ते हुए कहाँ चला गया, ऊपर। लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ गया, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा होने लगेगा, क्योंकि यहाँ का तापमान कैसा होगा, कम होगा। यहाँ का क्या होगा, तापमान क्या होगा, कम होगा।
क्या होगा, तापमान कम होगा, क्योंकि जब ये इतने ऊपर से ये इतने नीचे से जाकर इतने ऊपर तक गया है, इतना इसने सफर किया है इस वाष्प ने, या हम कहें इस भाप ने, तब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडी होगी। और जब ये भाप धीरे धीरे ठंडी होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कभी चाय बनाते हो, दूध गर्म करते हो, या फिर पानी उबलने रखते हो ना, कभी किसी बर्तन में पानी उबालते हो, उस पर जब आप प्लेट रख देते हो, तो पानी की जो पानी क्या हवा में उड़कर भाप जो उड़ती है उस प्लेट पर जम जाती है, और जैसे ही धीरे धीरे जब पानी ठंडा होता है, वो प्लेट का जो भाप भी होती है ठंडी होती है, तो वो बूंदों के रूप में बदल जाती है कि नहीं। तो सेम ऐसी ही अगर मैं कहूँ कि परिस्थिति या ऐसी ही कंडीशन कहाँ बनती है, यहाँ पर बनती है। कहाँ, ये बादलों के पास। अब धीरे धीरे जब वो पानी जो भाप बनकर ऊपर आया था, अब वो क्या हो गया, पानी में बदल गया, पानी के छोटी छोटी बूंदों में बदल गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो पानी जल के कण, क्योंकि गैस की अपेक्षा जो द्रव है उसके कण पास होते कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बात करें, ये 3 बॉक्स मैंने बना लिए, ये 3 बॉक्स बनाए, इसमें मैं कह दूं कि ये क्या है, ये किसके कण है, किसके कण है, ये बताओ जरा। फिर मैं कहूं कि ये कैसे कण है, ठीक है, और फिर मैं कह दूं कि ये क्या है। अब देखो, ये क्या है, ये है गैस, ये क्या है द्रव, और ये क्या है ठोस, ठीक है। तो जब गैस से ये जो भाप बनकर पानी उड़ा, वाष्प बनकर ऊपर गया, ये क्या था, अभी गैस के रूप में था। अब जब ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो ये किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। और जब ये पानी द्रव में बदलेगा, तब धीरे धीरे इसके कण क्या होंगे, पास आने लगेंगे। पास आने यानी कि ये गैस के जब कण पास आए, ठंडे होते गए, ये पानी में बदल गया, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। और ये संघनित होकर क्या हो गया, इसने क्या कर लिया, ये पानी संघनित हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि वजन भी हो गया है, तो अब क्या होगा, अब यही जो पानी की जो वाष्प की बूंदें ठंडी होकर पानी में बदली थी, यही क्या होगा, बारिश के रूप में, है ना, बारिश की बूंदों के रूप में क्या होंगी, नीचे गिर जाएंगी। और पुनः ये जल कहाँ आ गया, सतह पर आ गया, या हम कहें कि समंदरी सतह पर आ गया, या फिर हवा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा ले गई, तो ये स्थल भाग पर बारिश कराएगा। तो इतनी चीजें समझ आ गई। तो संघनन ये होता है, ये जो प्रक्रिया आपने पूरी देखी ना, ये संघनन की प्रक्रिया है। चले वापस। अब देखो, अब क्या होते हैं, चक्रवात क्या होते हैं। कभी कभी देखे ना, बारिश के मौसम में, जैसे बारिश, गर्मी का मौसम खत्म होता है, बारिश का मौसम आने वाला होता है, कभी कभी सर्दियों में भी होता है, तो क्या होता है, एकदम तेज, बहुत ही तेज स्पीड से हवाएं चलने लगती है। और कहीं आपने देखा हो कि रोड पे जैसे आप जा रहे हो, एकदम से धूल से ऐसे एकदम से बहुत तेज हवा चलने लगेगी, और जो कचरा भी है ना, वो ऐसे से घूमने लगेगा बहुत तेज, मतलब बहुत बड़े एरिया में। तो ये क्या होते हैं, ये चक्रवात और प्रति चक्रवात होते हैं। अब चक्रवात क्या होते हैं, प्रति चक्रवात क्या होते हैं, इसमें अंतर देखो। जब हम चक्रवात की बात करते हैं, तो चक्रवात जब चलेंगे, तो चक्रवात की दिशा पता है क्या होती है, चक्रवात की दिशा होती है केंद्र से, सॉरी, क्या होते हैं, बाहर से, बाहरी क्षेत्र से केंद्र की ओर। कहाँ होती है, बाहरी क्षेत्र से केंद्र की ओर, यानी कि चक्रवात की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, इस तरफ, ये होगी, कहाँ होगी, इस तरफ होगी। और इसका उल्टा प्रति चक्रवात जब हम कह दें, तो प्रति चक्रवात की जो दिशा हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, यानी कि प्रति चक्रवात में हवाएं कहाँ चलेंगी, केंद्र से बाहर की ओर। चक्रवात की बात करें तो हवा बाहर से केंद्र की ओर, और प्रति चक्रवात में हवा केंद्र से बाहर की ओर। तो इतनी चीज क्लियर। तो ये है चक्रवात और प्रति चक्रवात, है कुछ नहीं, तेज चलती हुई हवाओं के प्रकार हैं जो बहुत ही तीव्र गति से चलती हैं। और इन्हीं चक्रवातों की वजह से क्या होता है, मौसम गड़बड़ा जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में आता ही रहता है
अभी जब बारिश का मौसम आएगा, बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आ गया, है ना, उड़ीसा के तट पे इस चक्रवात ने तबाही मचा दी, पश्चिम बंगाल में चक्रवात आए, चेन्नई या तमिलनाडु के तटों पर बहुत तेज बारिश हुई है चक्रवात की वजह से। तो चक्रवात की वजह से क्या होगी, तो बारिश तेज होगी, आंधी तूफान आएगा, बिजली कड़केगी, बहुत मौसम बदलेगा। लेकिन जब प्रति चक्रवात आएगा तो क्या होगा, मौसम साफ हो जाता है। प्रति चक्रवात के समय क्या होगा, मौसम साफ रहेगा। और क्या हो जाता है, सूर्य ताप का वितरण, वायुमंडल हो और सूरज की बात नहीं करें, ये तो हो ही नहीं सकता। सूर्य ताप का जो वितरण है वो क्या है, कि सूरज का जो प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है वो कहाँ कहाँ कितना कितना बटेगा। जैसे हम 100 रुपए लेकर निकले, 100, हर चीज को 100% मानते हैं, और जब हम 100 रुपए लेकर निकले घर से, तब क्या हुआ कि 50 रुपए हमने किसी को दिए, 20 रुपए हमने किसी को दिए, 18 रुपए हमने किसी को दिए। तो ऐसे ऐसे करके जो सूरज का प्रकाश है, रोशनी है, जो उसका ताप है, वो कहाँ कहाँ बढ़ गया। तो इसी को हम जब पढ़ेंगे तब हम कहेंगे कि ये क्या है, सूर्य ताप का वितरण है। और क्या, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अरे ये तो बहुत मजेदार टॉपिक है, अरे बहुत मजा आएगा। पढ़ा नहीं होगा लेकिन इसको हम इतने मजे से पढ़ेंगे ना, कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट, बजट का सीधा सा मतलब, बजट में क्या बताते हैं कि किस पैसे को हमें कहाँ खर्च करना है, स्वास्थ्य में कहाँ देना है, चिकित्सा के लिए क्या करना है, हमें पढ़ाई के लिए कितना देना है, विनिर्माण के लिए कितना देना है। तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट भी, कि ऊष्मा का प्रयोग कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर कितना हो रहा है, ये भी हमें पढ़ना है। फिर आता है क्या, जैव मंडल। तो हम पादप पढ़ेंगे, यानी पेड़ पौधे, मानव देखते हैं, जंतु देखते हैं, जंतु समुदाय, मानव समुदाय, और पारिस्थितिकी तंत्र और बायोम्स। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ देखनी है, ये सारी चीजें हमें कहाँ देखनी है, जैव मंडल के अंतर्गत। तो ये हो गए भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। कितने विषय क्षेत्र थे या कितने तत्व थे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो आज का हमारी जो ये क्लास रहेगी वो कहाँ है, यहीं तक हम समाप्त करते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो अब मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।